नमस्कार छात्रों, आप सभी को द्वितीय पीयूसी में स्वागत करते हैं। इससे पहले कि आप प्रथम पीयूसी में बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इस कोरोना महामारी की वजह से सभी छात्रों को बिना एग्ज़ाम दिए, बिना परीक्षा लिए ही पास करवा दी गई है। इसलिए आप भी उन्हीं में से हैं और अब आप प्रथम पीयूसी से द्वितीय पीयूसी में आ चुके हैं। तो द्वितीय पीयूसी में आने के बाद हिंदी विषय में होने वाले कुछ अनुक्रमणिका हम देखेंगे आज। गद्य भाग में आपको पूरे 8 पाठ होते हैं, यानी कि प्रथम सोपान में गद्य भाग में 8 पाठ हैं, जैसे कि सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, चीफ की दावत, भोला राम का जीव, यात्रा जापान की। ये 8 पाठ आपके लिए प्रथम सोपान यानी कि गद्य भाग में आपको दिए गए हैं। तो इसी तरह द्वितीय सोपान में, जैसे कि द्वितीय सोपान जो है यह है पद्य भाग। पद्य भाग में हम पहले मध्यकालीन कविता देखते हैं। मध्यकालीन यानी कि यहाँ पे जैसे कि मध्यकालीन में होने वाली कुछ कविताएं होती हैं, जैसे कि दोहे होते हैं, पद होते हैं, सोरठा होती है। उसी तरह यहाँ पे पद और दोहे दिए गए हैं। तो आपके लिए द्वितीय सोपान में पद्य भाग में मध्यकालीन कविता के लिए 4 पद्य दिए गए हैं। पहला है रैदास बानी का, दूसरा है सूरदास के पद, तीसरा है रहीम के दोहे, चौथा है बिहारी के दोहे। और इसी तरह से आधुनिक कविता के बारे में हम देखेंगे। और इसमें से आधुनिक कविता में पूरे 6 कविता हैं, जैसे कि 6 कविताएं। अधिकार महादेवी वर्मा का है। अधिकार पद्य पहला पद्य है। गहने कुवेंपु, कन्नड़ में कुवेंपु उन्होंने लिखा है और उसका अनुवाद डॉक्टर एम विमला जी ने की है। कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती हो गई है पीर पर्वत सी, ये दुष्यंत कुमार का। तो इस तरह से पूरे 6 पद्य आपके लिए पद्य भाग में आधुनिक कविता में देखने को मिल जाते हैं। और उसी तरह से तृतीय सोपान यह एक अपठित भाग माना जाता है और यहाँ पे हमें 2 एकांकी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 2 पाठ है इसमें। अपठित भाग में 2 पाठ है। ये दोनों पाठ एकांकियाँ हैं। एकांकी यानी कि जैसे पाठ होते हैं वैसे ही, लेकिन ज़रा बड़े होते हैं। और उसमें से पहला है सूखी डाली एक सम्मिलित कुटुंब के बारे में है। इसके रचयिता है उपेंद्रनाथ आशिक जी। और दूसरा है प्रतिशोध। यह एक पौराणिक कथा के आधारित एक छोटी सी घटना है, राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इनमें से होने वाले कुछ प्रथम सोपान के गद्य भाग में होने वाले पाठों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पहला पाठ जो है सुजान भगत पाठ, इसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। यानी कि इस पाठ में हम यह देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है घर का मुखिया कहलाता है,
जब वह उम्र होता है क्या कि जब घर में बिना काम किए बैठ जाता है तो उसे घर में कुछ आदर सम्मान कुछ नहीं मिलता। अपने खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त करने के लिए वह फिर से लगान करते हुए मेहनत करता है और अपना खोया हुआ अधिकार वापस लेता है और अपनी खोई हुई जो गौरव जो सम्मान है वह समाज में प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है, परिश्रम करता है, उसे ही फल प्राप्त हो जाता है। यही इस पाठ का आशय है। और दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता। इसके रचयिता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कर्तव्य यानी कि हम लोगों का कुछ कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य यानी कि काम, यानी कि जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं तो पहले अपने घर से शुरू करते हैं। यानी कि कोई भी बहुत सारे ऐसे कर्तव्य होते हैं, जैसे कि माँ बापों का कर्तव्य अपने बच्चों के लिए होती है, बच्चों का कर्तव्य अपने माँ बाप के लिए होती है। तो इसी तरह से समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कर्तव्य से जुड़ा हुआ रहता है और हर एक व्यक्ति कर्तव्य से भरा पड़ा हुआ नज़र आता है। जैसे कि बच्चों का कर्तव्य यह होता है कि अपने माता पिता जो कहते हैं उसका पालन। इसी तरह से सुजान भगत इस पाठ में हमने देखा कि सुजान जो कृषक है अपना खोया हुआ अधिकार, खोई हुई संपत्ति सब कुछ परिश्रम से वापस ला देता है। दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता। इसके रचयिता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। कर्तव्य यानी कि काम करना जो अक्सर हम करते हैं। कर्तव्य ऐसा होता है हमेशा वो हमारे साथ रहता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जो इनका पालन हमें हर रोज़ अपने ज़िंदगी में किया जा सकता है, करते रहते हैं। और जैसे कि बच्चे लोग होते हैं तो अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। और माता पिता का कर्तव्य यह होता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अच्छी रास्ता उन्हें दिखाना। तो इस तरह से बहुत सारे कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, समाज में भी बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ऐसे कर्तव्य करते हैं। जैसे कि राष्ट्रगीत चल रहा है तो जहाँ रहते हैं हम वहीं पे खड़े तैनात नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करता है। देश की रक्षा के लिए वो अपना जान भी देता है। यानी कि इस तरह से कर्तव्य केवल कुटुंब से उतना ही नहीं होता है, यह कुटुंब से शुरू होते हुए समाज में फैल जाती है। और सत्यता जो है, सत्यता यानी कि सत्य का पालन करना। कर्तव्य के साथ साथ सत्य का पालन करना भी हमें उतना ही आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्य का पालन करने से हमारी नीति अच्छी रहती है, नियति अच्छी रहती है। और तो और समाज में हम अपना सम्मान पा सकते हैं। इसलिए खुले आम तौर पर सत्य को अपनाने के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। और पाप, कुटिलता, कायरता जो है, ऐसे चीज़ों से ज़्यादा दूर रहने के बारे में कहते हैं। तीसरा पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी
इसके रचयिता हैं। इस पाठ में हम देखते हैं कि गंगा मैया यानी कि गंगा जल, यह बरसानेलाल चतुर्वेदी जो है ये गंगा मैया के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। यानी कि मंदिर में विराजी हुई गंगा मैया से मिलने के लिए एक बार चले जाते हैं और उनसे एक प्रश्नों की तालिका लेते हुए, अपने साथ तालिका लेते हुए चले जाते हैं और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न ऐसे होते हैं कि गंगा में होने वाले, यानी कि इस समाज में होने वाले जो पर्यावरण की असुरक्षता के बारे में, पाशविकता, रिश्वतखोरी, यानी कि सभी के बारे में यहाँ पे प्रश्न उन्होंने पूछा है। पर्यावरण के बारे में पहले पूछते हैं और बाद में कुर्सी के बारे में, राजनीति के बारे में, इस तरह से उनके साथ प्रश्न पूछते चले जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर गंगा मैया देते हुए चली जाती है। तो इस तरह से एक पूरा साक्षात्कार, इंटरव्यू इस पाठ में हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चौथा पाठ है एक कहानी यह भी। ये कहानी यह भी मनु भंडारी जी द्वारा रचित यह एक कहानी है। इस कहानी में मनु भंडारी अपने बाल्य में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पे प्रस्तुत की है। तो खुद मनु भंडारी जब बचपन में अपने पिता के बारे में जो उन्होंने देखा था वैसे ही उन्होंने लिखा है। और तो और उनके बाल्य में होने वाले कुछ खेल कूद के बारे में, पड़ोस कल्चर के बारे में, घर के आजू बाजू रहने वाले लोगों के बारे में, और उन्होंने जो कुछ भी कहानियाँ लिखी हैं वह सारी कहानियों में से जो पात्र हैं वही मोहल्ले से यानी कि वही मोहल्ले से निकले हुए कुछ व्यक्तियों के नाम उनके पात्र में आज भी देखने को मिल जाते हैं। और उतना ही नहीं, मनु भंडारी जब स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से जब कॉलेज चली जाती है तो कॉलेज में शीला अग्रवाल नामक एक हिंदी शिक्षिका से बहुत प्रभावित हो जाती है और प्रभावित होके उनसे बहुत सारे वार्तालाप, चर्चा कर लेती है। यानी कि ऐसे ही चर्चा नहीं करती हैं बल्कि उपन्यास के बारे में, उपन्यास जैसे कि हम कन्नड़ में कहते हैं उसे कादम्बरी कहते हैं उसे। शेखर एक जीवनी, ऐसे उपन्यासों के बारे में अपनी शिक्षिका के साथ वह वार्तालाप करती है। और बाद में जो स्वतंत्रता की आंदोलन चल रही थी उस आंदोलन में ये भी पूरे जोर के साथ भाग लेती है और भागकर उसमें स्वतंत्रता लाने में और अपने कॉलेज में होने वाली एक छोटी सी घटना के बारे में उन्होंने भी वहाँ पे उल्लेख किया है। जैसे कि हिंदी शिक्षिका को निकाल दी गई थी और जब ये हड़ताल करते हैं तो इनके मनमाने पर वह उनके शिक्षिका को वापस ली जाती है। और अंत में स्वतंत्रता आ जाती है। यही एक उस शताब्दी की बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद पांचवा पाठ भारत रत्न विश्वेश्वरैया, डॉक्टर बालशौरी रेड्डी इसके रचयिता हैं। विश्वेश्वरैया के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं।
तो पूरा उनका जीवन वृत्तांत जो है इस पाठ में हमें देखने को मिल जाती है। उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण, उनका उद्योग और तो और वह इस देश में उतना ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। और इस तरह से अपने जीवन को के हर एक पल पल भी उन्होंने ऐसे ही नहीं गवाए बल्कि बहुत परिश्रम के साथ अच्छे काम करते हुए पूरे देश की उन्नति उन्होंने की है। सर एम विश्वेश्वरैया का व्यक्तित्व, जीवन तथा कार्य कुशलता के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। और तो और अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों को, उनके आदि गुणों के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। और इतना ही नहीं, इनका जो योगदान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। केवल कर्नाटक में ही नहीं बल्कि इन्होंने पूरे देश में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, बांध बनवाया है और तो और विदेशों में भी इन्होंने बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी किया है। तो इस तरह से दूरदर्शित गुणों का के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है और बहुत बड़ा योगदान इनका हमें देखने को मिल जाती है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया को सम्मानित किया गया है और इस तरह से इनका नाम के साथ साथ भारत रत्न विश्वेश्वरैया कहा जाता है। तो इस तरह से भारत रत्न विश्वेश्वरैया यह एक पाठ है। और नेक्स्ट है चीफ की दावत, डॉक्टर भीष्म साहनी द्वारा रचित यह एक चीफ की दावत। चीफ यानी कि यहाँ पे एक ऑफिस होती है, ऑफिस में होने वाला एक अध्यक्ष जो होते हैं वो चीफ बनके, गेस्ट बनके घर में उन्हें दावत दी जाती है। दावत यानी खाने के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे एक चीफ की दावत है। उस घटना के बारे में भीष्म साहनी ने बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से उसका प्रस्तुत किया है। आधुनिकता के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अक्सर अपने बुज़ुर्ग लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी एक घटना घट जाती है चीफ की दावत इस पाठ में, जो मॉडर्न कहलाने वाली भागदौड़ की ज़िंदगी में रहने वाले एक पति पत्नी है और उन्हीं के घर में दावत होती है। तो शाम को पार्टी थी, तो उस पार्टी में उस घर का जो मालिक है उसकी माँ उसके घर में रहती है। वो इनको बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हो जाती है, उसे कहीं ना कहीं भेज दिया जाए। तो इस तरह से सोच लेते हैं, लेकिन समय के अभाव से और कहीं न भेजने के कारण उसे क्या करते हैं, घर के एक छोटे से कोने में उसे रहने के लिए कह देते हैं। वह बूढ़ी माँ रहने के लिए वो भी तैयार हो जाती है और जैसे शाम हो जाती है वैसे उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। तो सारे मेहमान उस पार्टी में आने लगते हैं और चीफ भी वहाँ पे आ जाते हैं। विदेशी होने के नाते वह चीफ अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेके आता है और उसके
हाव भाव को देखने के बाद जिस तरह से एक तरह की रौनक उस पार्टी में आ जाती है, लेकिन बाद में जब खाने के लिए सभी एक कोने में चले जाते हैं, तभी सभी का मुलाकात उसकी माँ के साथ हो जाती है। जब माँ के साथ हो जाती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, पति पत्नियाँ दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब चीप अब उसकी माँ के साथ जब बातचीत करना शुरू कर देता है, तो बाद में एक फुलकारी भी बनवाने के लिए उसे कह देता है। जब फुलकारी बनवाने के लिए कह देता है तो बेटे के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है और अंत में उस पार्टी की जो रौनक है उनकी माँ से वह बढ़ जाती है। और इसी तरह से भीष्म साहनी ने एक छोटी सी घटना को बहुत मार्मिक रूप से वहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और अंत में 8वां पाठ जो है यात्रा जापान की, ममता कालिया द्वारा रचित यह एक यात्रा है, जापान की यात्रा है। ममता कालिया जब जापान गए थे तब वहाँ पे होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में वहाँ पे उल्लेख किया है। पूरा जो पाठ है वो पूरा यात्रा ही है जापान की। एक बार पाठ पढ़ के आ जाएंगे तभी मालूम हो जाएगा कि हम भी खुद जापान जाके आए गए, शायद ऐसा लगता है वहाँ पे इस पाठ को देखने के बाद। तो ये एक जापान की यात्रा है। 8 पाठ यानी कि कुल प्रथम सोपान गद्य भाग में 8 पाठ हमें देखने को मिल जाते हैं। द्वितीय सोपान पद्य भाग जो है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।